हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो डियर, आप सभी को बता दें कि आज का जो ये लेक्चर है हमारा वो आप सभी के लिए है और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए जो इस बार आप देने जा रहे हैं ये CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर के माध्यम से हम ओवरऑल पूरे पॉलिटी के सिलेबस को कवर करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस हैं उन सभी को इसमें एक अच्छे ढंग से और एक बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने और बताने का कोशिश किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को ईमानदारी पूर्वक देखेंगे और ईमानदारी पूर्वक इसके नोट्स बनाएंगे और इसको लर्न करेंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए, क्योंकि देखो बाबू, जो आज यानी कि आज मतलब बता दें 4 फरवरी को जो मैंने लेक्चर डाला उस लेक्चर में आप लोगों के पास जो है वॉइस नहीं पहुंच पा रहा था। यानी कि उस लेक्चर में ऐसा हुआ था कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों से एकदम वेरी वेरी सॉरी है हमारा कि आप लोग कुछ ये टेक्निकली चीज़ें होती हैं जिसे आप समझेंगे और आप समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली आज जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बाबू आप बता दें आपको कि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करा और फिर जो है सारी चीज़ों को सही करके और फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझो कि आप लोगों के लिए मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना ही मेहनत अगर आप अपने लिए करोगे तो एकदम आप सक्सेस ज़रूर होंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक को देखते हैं कि आखिर ये जो संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान है जो जीके के लिए इम्पॉर्टेंट है और अभी जो चल रहा है हमारे अपने शिक्षा हब चैनल पे जीके स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, और ये जीके स्पेशल में भूगोल कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री में एंशिएंट कंप्लीट और आज आपका यह पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले 1 से 2 दिनों में पूरा जीएस कंप्लीट कर दूंगा। यानी कि जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो होता है वो ओवरऑल पूरा एक ही लेक्चर में हम आपको संपूर्ण जीएस का सिलेबस कंप्लीट करके दे देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब चीज़ों को आप समझ रहे हैं और आप अपना ईमानदारी पूर्वक 100% हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है छोटा सा प्यारा सा कि लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके सिलेबस को, यानी कि जो भी पॉलिटी है, पॉलिटी में हमारा जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कौन कौन से हमारा टॉपिक जो है इंक्लूड है, यानी कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिसे हमें पॉलिटी में पढ़ना होगा, हमारे जीएस के सिलेबस के लिए पढ़ना होगा। बात करें तो इससे पहले जब बैच की स्टार्ट मैंने किया था तभी आप लोगों को यह बता दिया था कि हमारा जीएस का सिलेबस क्या है, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, जीके का सिलेबस क्या है, उसके बाद हिंदी का सिलेबस क्या है और इंग्लिश का सिलेबस क्या है। ओवरऑल एक बात बता दूं, जो भी नए बच्चे हैं, हिंदी लगभग कंप्लीट हो रहा है और इंग्लिश कंप्लीट हो गया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है आई बटन में मैं दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, हम जो पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं वह है पहला टॉपिक हमारा संविधान सभा। देखो डियर, जिस दस्तावेज के अंदर में रहकर हम अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, जिसे हमारे इस मानव जीवन का हनन नहीं हो रहा है,
वही संविधान है, जिसके कारण हम अपने जीवन में एकदम स्वतंत्र रूप से जीवित हैं, स्वतंत्र रूप से इस जीवन का आनंद ले रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है एकमात्र हमारा यह संविधान। तो संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, संविधान के स्रोत। जो ये संविधान बना है, ये कहीं से न कहीं से इसके लिए कुछ ना कुछ स्रोत इकट्ठा किया गया होगा, क्योंकि ये संविधान गॉड के द्वारा लिखित नहीं है। इसे हमारे जैसे तो नहीं कहेंगे, हमसे बहुत बड़े और बहुत योग्य जो व्यक्ति थे, उन सभी ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को देखेंगे। आगे देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। टीयर बात करें संविधान, क्या हमारा संविधान इतना छोटा है कि हम उसके पूरे अनुच्छेद को 4 से 5 घंटे के लेक्चर में कवर कर लेंगे और साथ साथ इतने बड़ा टॉपिक को? तो मैं बता दूं डियर कि हमारा संविधान में भाग जो है, पार्ट कहते हैं, वो 22 है और अनुच्छेद 395 है और अनुसूचियां जो है हमारा वह 12 है। लेकिन जब संविधान निर्माण हुआ था तो मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या जो थी 8 थी। बाद में आगे चल करके संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 को इंक्रीज किया गया, ऐड किया गया। तो हम लोग उन सभी चीज़ों को देखेंगे। आगे देखेंगे संसद को, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा भी देखेंगे और ये राष्ट्रपति महोदय को भी देखेंगे इसमें ही। ठीक है, क्योंकि संसद भवन का अंग जो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और माननीय महोदय राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? संसद भवन का अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अनेकों अंग हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, वैसा ही जो है इसका अंग है, जो हमारे शरीर को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधा प्रदान करने के लिए जो हमारे अंग का निर्माण हुआ है, उसी तरीके से संसद भवन के लिए ये 3 अंग उपस्थित हैं। आगे देखेंगे कि संसद भवन में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या है लोकसभा, क्या है राज्यसभा, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, शक्ति क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फाइनली आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद। मेरे प्यारे देखो ध्यान से, जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा आप और राष्ट्रपति महोदय जी जो हैं वह सेंट्रल लेवल के कानूनों को बनाते हैं, पारित करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसी प्रकार से हमारे ये शासन जो हमारा चल रहा है, स्वतंत्र जो है, हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक जो जीवन जी रहे हैं, और यह शासन जो हमारे संविधान के द्वारा चल रहा है, तो इसमें यह भी व्यवस्था किया गया है कि केंद्र के लिए तो अलग व्यवस्था रहे, लेकिन साथ ही साथ राज्यों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं दी जाए। तो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद लोकसभा और राज्यसभा के जैसे ही होता है। आप बच्चों में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एमएलए क्या है, विधायक कौन हो, क्या है, इसकी चुनाव कैसे होता है, क्या है क्या नहीं है इनकी प्रक्रिया, इनकी शक्ति क्या है, या क्या कर सकते हैं, इनकी कार्यकाल क्या है, अगर हमें विधायक के चुनाव लड़ना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए हमारे। तो इन सब चीज़ों को ही हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, ना कि हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि कौन से शासक जो हैं, कौन से जो प्रधानमंत्री जी हैं क्या कर रहे हैं, किसके विरुद्ध में बातें कर रहे हैं, हिंदू तो और मुस्लिमों की बातों को छेड़ रहे हैं या हिंदू मुस्लिम करके झगड़े करा रहे हैं देशों में। तो उन सब चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है। कौन से नेता जो है किस मुद्दा पे आवाज़ उठा रहा है, वो मुद्दा जायज़ है या नहीं, उचित है या अनुचित, उन सब चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है। उन सब चीज़ों से हमारा ये पॉलिटी में पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसका संबंध जरूर है कि उस पद का गरिमा क्या है, उस पद की शक्ति क्या है, उस पद की कार्यकाल क्या है और उस पद
पे बने रहने के लिए योग्यता क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और इन सब चीज़ों को ही हमारे पॉलिटी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि केंद्र के लिए राष्ट्रपति महोदय होते हैं, उसी प्रकार राज्य के लिए राज्यपाल महोदय को रखा गया है हमारे संविधान में। एक बात बता दें, हमारा संविधान इतने सुंदर ढंग से गठित किया गया है, बनाया गया है कि इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, संविधान अगर जानना है तो उसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज वही सब चीज़ों को तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं और वही सब चीज़ें आपको हम पढ़ाएंगे। तो निश्चिंत रहिए और ईमानदारी पूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ऑनलाइन क्लास है तो प्लीज़ अपनी मनमानी ना करें, जो मास्टर कह रहा है वह बातें समझें। क्योंकि अगर आप किसी से ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, किसी से शिक्षा ले रहे हैं, तो यह तो ज़रूर सोच रहे हैं कि भाई वो तो इंसान जो है वो हमसे ज़्यादा जानकार है, तभी तो आज हमें सिखा रहा है, नहीं तो मुझे नहीं सिखाता या मैं उससे खुद नहीं सीखता। तो उसके कहे हुए बातों को ज़रूर फॉलो करें। ओके, फिर आगे हम चलेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, ये फंडामेंटल राइट। बात बता दें कि ये फंडामेंटल राइट जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं। तो एक सीधी सी शब्दों में मैं अभी बता देता हूं, आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये वह चीज़ें हैं जो हम मनुष्यों के लिए ढाल के रूप में कार्य करता है। आगे की चीज़ें आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मौलिक कर्तव्य को फिर पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। कार्य शक्ति, सीमा शक्ति क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ ही ऐड करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे पंचायती राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? पंचायती राज्य व्यवस्था। उसके बाद नगर पालिका पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। ओके, तो इस प्रकार से हमारा पॉलिटी का सिलेबस कुल मिलाकर के ये रहा। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे विविध, जिसमें इंक्लूड रहेगा हमारा महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ओवरऑल हमारे जीके का सिलेबस में जो पॉलिटी पूछा जाता है, यानी कि पॉलिटी से जो क्वेश्चन बनते हैं, वह मुख्य रूप से बाबू यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब यहीं से पूछे जाते हैं तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज की इस चीज़ों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। हम पढ़ेंगे आज पहला टॉपिक, भारतीय संविधान। देखिए, पहले जानते हैं कि भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्या रहा है। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है आपको कि संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, संविधान जो होता है वो किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज होता है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी सांचा और ढांचा का निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उनकी जनता शासित करती है, यानी कि शासन होती है। प्यारे, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। लिखित हमारा एग्जाम्पल भारत है, हमारा प्यारा महान भारत, और अलिखित जो होता है ब्रिटेन है। यानी कि ब्रिटेन में जो शासन की पद्धति है वह अलिखित है, उसका कोई लिखित प्रमाण आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शासन होता है संविधान के थ्रू ही। आगे की बात करें तो ये चीजें, तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सेकंड 1935 का भारत शासन अधिनियम, नेक्स्ट 1946 कैबिनेट मिशन। तो फाइनली इसे हम जानते हैं और देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे कभी कभी मुझे खुद अकेला ही इसे सही करना पड़ता है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी सही हो जा रही है। ओके,
तो फाइनली हम आगे की ओर बढ़ें और आगे की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा रहा उसे हम पहले पढ़ते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारे संविधान के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया है, ठीक है। और यह क्या है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ओके। तो फाइनली जो है इसे देखते हैं, ठीक है प्यारे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज इसे समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ आने का मैं कोशिश करूंगा और आप भी समझने का कोशिश करेंगे। देखिए बात आ रही है 1757 में, जब पलासी की लड़ाई हुई थी और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दोनों जब युद्ध हुए थे तो ये दोनों युद्ध जो अंग्रेज के द्वारा जीता गया। जब अंग्रेजों ने इन दोनों युद्धों को जीता तो बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया, ठीक है। तो जब बंगाल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ और इस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान विकास के लिए सीढ़ी बनी। मेरे प्यारे छोटे भाई ध्यान से सुनना, आपको बता दें कि जब अंग्रेज ने इन दोनों युद्धों को जीता तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है बंगाल पे रहता है और बंगाल पे अपने शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए, संचालित रखने के लिए एक सही ढंग से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों के लिए कई एक्ट पारित किए गए अंग्रेजों के द्वारा समय समय पे कि आपको इसके थ्रू ये काम करना है, ये नहीं करना है। तो उनके लिए एक्ट आता था, अधिनियम आता था ताकि बंगाल पे अच्छे से शासन हो सके। जो एक्ट आता था वह भारतीय संविधान विकास के लिए सीढ़ी बना। बट उस टाइम पे अंग्रेज नहीं जानते थे कि इतना बड़ा योगदान हमारे द्वारा भारतवासियों को मिलेगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पहला योगदान हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मिलता है। वह मिलता है कि 1774 में, यह एक्ट आया था 1773 में, किंतु 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट जो है की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, ठीक है। तो ये देखो, तो ये तो इसके थ्रू हो गया, चलो कोई बात नहीं है, ये इतना याद रखो। अब नेक्स्ट जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितना स्टार मन करे उतना स्टार लगा सकते हो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट एक्ट रहने वाला है, ठीक है। और इस एक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। देखो बात कर रहे हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो देखो भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। किससे? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। नेक्स्ट, इस अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, ओके। ये जो म्यांमार आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, इसको जो है भारत से अलग 1935 के एक्ट के थ्रू ही किया गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। किसके अंतर्गत? 1935 के एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए सबसे पहले किसने आवाज उठाया, तो वह है हंटा समिति 1925 में आवाज उठाया था कि भारत के मुद्रा बाजारों के लिए एक केंद्रीय बैंक होना आवश्यक है। जिसके बाद जो है यह एक्ट पारित किया जाता है और उसके थ्रू ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का स्थापना होता है। मेरे प्यारे डियर ध्यान से सुनना, यह 1935 का जो एक्ट है हमारे संविधान के विकास यानी कि गठन के योग में यह 80% का योगदान निभाता है। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो 395, ध्यान से सुनना, कितने?
हमारे पास कितने आर्टिकल हैं संविधान में? आर्टिकल कितने हैं? तो 395 हैं, ठीक है, 395 आर्टिकल टोटल हैं। लेकिन इसमें से ये भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया है 240 अधिनियम जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू जो है लिया गया है। बाकी का कुल और अदर सोर्स के माध्यम से लिया गया है। तो 80% का योगदान रहा या नहीं मुझे आप बताएंगे, ठीक है। ओके, तो फाइनली यहाँ तक समझ गए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से कंटिन्यू करते हैं सेशन को और फटाफट से समझते हैं। अब देखते हैं 1946 के कैबिनेट मिशन का गठन। देखो, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। कब? जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत। आपसे क्वेश्चन यहाँ से अनेकों प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किस समिति के द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये पूछेगा कि कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 में। ओके, प्यारे आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, यानी कि सर्वप्रथम जब गठन किया गया संविधान सभा का तो उस समय इसकी कुल संख्या थी 389 सदस्यों की, मेंबर की, ठीक है। जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के लोग, 23 देसी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है, पूरी चीज़ें, ठीक है। इसमें से एक भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे आप ना याद करो, छोड़ दो। संविधान सभा के लिए ये 3 डेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला डेट है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 संविधान के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है। यह प्रथम बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो रहे हैं हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह जी, जिन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ध्यान से सुनेंगे, क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष। अब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तो इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि जब इस अध्यक्ष के लिए, इस पद के लिए कोई अच्छा योग्य कर्मठ व्यक्ति मिल जाएंगे तो फिर इस पद पे उन्हें सुशोभित कर दिया जाएगा। तब तक सच्चिदानंद सिंह जी को कहा गया कि आप हम लोगों में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो प्लीज़ तब तक फिलहाल इस बैठक में आप इसे संभालिए, नेक्स्ट टाइम के लिए देखा जाएगा। तो प्यारे नेक्स्ट आता है, बस इतना ही जानो आप, 9 दिसंबर 1946 आप लोगों के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डीप जाएंगे तो फिर घाटा आपका होगा, मेरा नहीं। थर्ड है कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन लोगों ने इसका बहिष्कार किया। अब कहेंगे कि सर क्यों बहिष्कार किया, तो यही आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो इतना डीप मत जाइए, ठीक है। एक दायरे में रहकर पढ़िए। देखिए, स्टडी का मतलब ही है, अगर किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके द्वारा दिए गए सिलेबस के दायरे में रहकर पढ़िए। तो आप ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़ते हैं तो सिलेबस कंप्लीट होने पे आप सिलेक्शन पा लेंगे, ठीक है। और अगर आप डीप नॉलेज करने लग गए कि चलो मुझे तो इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और मैं इसमें डीप नॉलेज करूं, तो फिर अगर आप उसमें पीएचडी करने का सोच लिए इतना ही कम उम्र में, तो भाई आपका भला नहीं होने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट डेट है हमारा दिन, तो वो है हमारा 11 दिसंबर 1946। प्यारे 11 दिसंबर 1946 को हमारा दूसरा बैठक होता है किसका? संविधान सभा का सेकंड बैठक होता है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। सेकंड बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, और इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946
कुछ जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष, जो सभा थी, जो सभा का गठन किया गया था, अध्यक्ष महोदय थे और भी अन्य सदस्य थे, उनके पास उस देश से यानी कि उद्देशिका की प्रस्ताव रखा और उसकी पेशी किया और इसी के साथ जो है संविधान बनने की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। और यहीं से संविधान का जो बनने का कार्रवाई है, जो कार्य है, जो निर्माण का कार्य है, वह आरंभ कर दिया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ संविधान सभा की प्रमुख समिति के अध्यक्ष और समिति का नाम। पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है संविधान समिति के लिए संचालन समिति, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। सेकेंड है प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। थर्ड है प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति, जिसका अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है संघीय संविधान समिति, जिसका अध्यक्ष माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, जिसका अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो ये कुछ समिति रही और कुछ उनके अध्यक्षों का नाम रहा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दिया गया कि भारत का बंटवारा होगा। आई एक सबसे बड़ी विपदा कि यह बंटवारा की घोषणा किया गया। तो भारत जो है ये इधर बटा, पाकिस्तान अपना इधर बटा। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का फिर से गठन हुआ और वह गठन 31 अक्टूबर 1947 को होता है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और पूरा का पूरा अक्टूबर वेस्ट। तो जब फिर से गठन होता है संविधान सभा का तो सदस्य की संख्याओं में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन हुआ तो उस समय सदस्यों की संख्या 299 हो गई, जिसमें बात करें तो 229 प्रांतीय सदस्य रहे और 70 देशी रियासतों के सदस्य देखने को मिले हैं। मेरे प्यारे, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। डियर, एक बात बताएं आपको, यहां पे कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं। देखो, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र या देश बन गया। यहाँ है 26 नवंबर, यहाँ है 26 जनवरी, यह है 1950। तो इस टाइम जो हुआ, यानी कि 1949 में जो हुआ, वह संविधान जो है पूरी तरह से तैयार हो गया और संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया, किंतु लागू नहीं हुआ। लागू होता है 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अब देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। याद रखना, 114 दिन बहस हुआ था कि संविधान का प्रारूप किस प्रकार रहने वाला है। ओके, तो ये सब चीज़ें जाननी चाहिए आपको। आगे बात करें तो संविधान निर्माण में कुल मिलाकर खर्चा जो हुआ है 63,96,729 रुपये का खर्च जो है संविधान निर्माण में किया गया है। प्यारे, नेक्स्ट लाइन बात करें तो जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग, ठीक है, 95 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रही। लेकिन वर्तमान में जो अगर देखा जाए तो ये तो सेम है, इक्वल है, अनुच्छेद भी इक्वल है, लेकिन अनुसूचियों की बात करें तो 4 बढ़ा है, यानी कि 4 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ठीक है, इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहा। ओके, और इस प्रकार से रहा तो कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ। संविधान ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया,
जो हमारा ये महान प्यारा क्यूट तिरंगा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। इस टॉपिक से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद के लिए ग्रहण लिया, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन माइथन रेलवे मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री और R.K. पश्चिमुगम सेठी वित्त मंत्री। यह कुल मिलाकर के आपको क्या देखने को मिला, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल का गठन कुछ इस प्रकार से किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें प्यारे, तो हम लोग आ गए हैं सेकेंड लेक्चर पे, सॉरी सेकेंड टॉपिक पे। ओके, तो सेकेंड टॉपिक को चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सेकेंड टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, ये लिख लो यहाँ से T4, अच्छा चलो लिख देता हूँ टॉपिक। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एकदम, फिर क्या है हमारा सेकेंड है। ठीक है, जेड लिख रहा है ना, एनीवे नो प्रॉब्लम। ये सेकेंड टॉपिक अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान के स्रोत। वही चीजें अम्बेडकर महोदय ने बारीकी से परखा और फिर निर्माण किया। इसके लिए दो स्रोत थे, एक था देसी स्रोत और एक था विदेशी स्रोत। देसी स्रोत में जो है सबसे अधिक प्रभाव जो रहा है 1935 का एक्ट का रहा है, जो कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन हम बताए थे 240, लेकिन 250 जो है अनुच्छेद इस एक्ट के तहत लिया गया है, 1935 के एक्ट के तहत। ठीक है, विदेशी में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान, ये इसके विदेशी स्रोत हैं। ठीक है, जहाँ से ये संविधान के लिए स्रोत की व्यवस्था की गई। संविधान के मूल विचारों पर किसी विदेश का पेमेंट नहीं है, इसमें अच्छे विचार को लिया जा सकता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। ठीक है, अब इसके स्रोत देखते हैं। विदेशी स्रोत, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया और एकल नागरिकता लिया गया। क्या लिया गया? ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। ठीक है, कि क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली। यहाँ से देखिए संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता को यहाँ से लिया गया। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की चीज़ों को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करें तो पहला लिया गया हमारा ये इसमें है मौलिक अधिकार। ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने लिया, ठीक है, यहाँ से देखो निर्वाचित राष्ट्रपति। उसके बाद हम लोगों ने लिया यहाँ से उपराष्ट्रपति का पद। उसके बाद हम लोगों ने लिया न्यायालय की व्यवस्था। कहाँ से? ये लिया हम लोगों ने ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट की बातें करें तो एक चीज़ आप समझना होगा आपको। ओके, एक मिनट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, हाँ अब चलिए ओके। अब देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया। एक मिनट डियर। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विभाजन। समवर्ती सूची के विषय में लिखे हुए हैं कुछ बातें ऐसी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। एक समिति है स्वर्ण सिंह समिति।
की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। ये जो मौलिक कर्तव्य है ये मूल्य संविधान में शामिल नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन के थ्रू यह मौलिक कर्तव्य को संविधान में वर्णित किया गया। ओके, चलिए ये रहा हमारा सेकंड, और अब हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक। ठीक है, थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा। थर्ड टॉपिक हमारा अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, थर्ड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। संविधान यानी कि तीसरा चैप्टर। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उससे पढ़ते हैं। ये तो आप जान रहे हैं, बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं है। भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेदों का वर्णन है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, और अनुच्छेद 3 में राज्यों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बातें कही गई हैं। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेदों का वर्णन है, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया, जिससे हम लोग इसके टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेदों का वर्णन है, जो मौलिक अधिकार के लिए लिखा गया है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक करके टॉपिक में समझ लेंगे। ठीक है, भाग 4A में 51A में मौलिक कर्तव्य है, जिसे हम लोग टॉपिक में, ये तो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं तो इसे भी देख लेंगे। जो भी आर्टिकल 12 से 35 है वो मौलिक कर्तव्य में आर्टिकल्स याद करने हैं, तो वहीं पे मैं सोचा कि वहीं पे पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट भाग 5 है, जिसमें 52 से 151 तक लिखा गया है। कुछ राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल्स हैं वह हैं 52 से 61 तक। ठीक है, जिसमें 52 कहता है राष्ट्रपति पद होगा, अनुच्छेद 53 कहता है उनके शक्ति और कार्यों का वर्णन करता है, और अनुच्छेद 54 उनके निर्वाचन पद्धति को बताता है, और अनुच्छेद 61 में आपको महाभियोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश, और अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह। ठीक है, यहाँ पे भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट मन करेगा तो सलाह देगा, मन करेगा तो सलाह नहीं देगा, क्योंकि ये किसी के बस में नहीं होता है। आगे एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। उपराष्ट्रपति के लिए कुछ आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद 63 में बताया गया कि एक भारत के लिए उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करेंगे। ओके, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद के लिए यानी कि भाग 6 में जो है 152 से 273 का वर्णन है, जिसमें कुछ राज्यपाल के लिए आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद 54 में शक्ति और कार्यों का वर्णन है, और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन का। ओके, वेरी गुड। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है और मज़े आ रहे हैं पढ़ने में ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, फटाफट से क्या करो, फटाफट से लाइक करो। चलो, अब प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स। अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल, 75 में प्रधानमंत्री, 76 में महान्यायवादी, 79 में संसद होगा, 80 में राज्यसभा, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। मुख्यमंत्री से रिलेटेड अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री, और अनुच्छेद 65 में महाअधिवक्ता। ठीक है, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, अनुच्छेद 70 में विधानसभा, अनुच्छेद 175 में विधान परिषद, अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 111 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में, और अनुच्छेद 116 लेखानुदान के बारे में, अनुच्छेद 117 में वित्त अधिवेशन विधेयक के बारे में बताया गया है। ओके, वेरी गुड। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं सेशन को। आगे की ओर कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने देखा कि शायद कहीं और है। ठीक है, आर्टिकल्स अभी ख़त्म नहीं हुए। आर्टिकल्स में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स, अनुच्छेद
124 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का गठन है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति। ओके, अब हाई कोर्ट से रिलेटेड अनुच्छेद 114 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट, 16 में हाई कोर्ट का गठन। अब केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति दोनों को है। राज्य के लिए अगर राज्य सूची विषय पर कानून बनाना है तो राज्य भी बना सकता है इस पे कानून, और केंद्र भी बना सकता है, इतना ही जानिए। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति यह भी दोनों को है। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद, अनुच्छेद 63 में अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 280 में वित्त योग और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की पद है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप लोगों में से बहुत बच्चों का ये ड्रीम होगा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, एकदम छोटे नन्हे मुन्ने, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिविल सेवक बनना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि समाज सेवी, ठीक है। सॉरी। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, यानी कि पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम जो होता है, सॉरी वगैरह नहीं, पीसीएस का, ठीक है, क्षमा चाहेंगे कुछ ऐसे वर्ड के लिए। तो पीसीएस का जो एग्ज़ाम होते हैं, जो पीसीएस के अधिकारी होते हैं, उनका वर्णन है। चलिए बाबू आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया अनुच्छेद 324 में। राज्य भाषा अनुच्छेद 343 में वर्णित है, हिंदी है और लिपि देवनागरी। आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। संविधान संशोधन की बात करें तो 368 में बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में। ओके, तो ये कुल मिलाकर के कुछ संविधान रहें और ये तो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, तो इसको मैं आगे की ओर कंटिन्यू करता हूँ। थर्ड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, अब हमारा ये आ गया चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं इसमें। ओके, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे संसद। ये संसद के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मैं रीचेक कर लूँ। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि एक डर सा बन गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे, मैं 2 से 3 दिनों से रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर। पिछले मैं 1 तारीख से ही नहीं 2 तारीख से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, और 2 तारीख को भी कुछ ऐसा रीज़न हुआ कि रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और बीच में ही जो है लेक्चर डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर मैंने आज का वीडियो जब डाला, फिर 3 को मैंने ट्राई किया, तो फिर भी आवाज़ उसमें नहीं आई, और आज फिर मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं संसद के बारे में। क्या है संसद और क्या है ये राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति? बहुत ज़्यादा आप सुने होंगे ना, तो चलिए देख लेते हैं और आपको भी बता देते हैं। ये सभी चीज़ों को आज से आप समझ जाएंगे। कभी कभी आप सुनते हैं कि राज्यसभा जो होता है ना, शिक्षित वर्ग का सदन है, लोकसभा जनताओं का सदन है, ऐसे बातें सुनते होंगे, न्यूज़ वगैरह देखते होंगे। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो जब अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात ना, मैं हूँ, मैं समझाऊंगा। चलिए समझाता हूँ, अब से समझ में आएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो समझ में आएगा। देखो, संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, और यह पार्लियामेंट शब्द जो है ना फ्रेंच से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कहाँ से प्यारे? फ्रेंच भाषा से यह पार्लियामेंट शब्द को लिया गया है। फाइनली बात करें तो संसद का जननी यानी कि जन्मदाता, पिता स्वरूप या माता स्वरूप ब्रिटेन को ही कहते हैं। यानी कि संसद भवन का जन्म जो है ब्रिटेन से ही हुआ है। और संसद के कितने अंग हैं तो मैं बताया हूँ पहले से ही कि 3, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं तो 2 सदन होते हैं,
लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप समझो, अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे, और अभी नहीं समझा तो फिर कभी नहीं। संसद के सत्र कितने होते हैं, तो मैं बता दूं कि आपको कि संसद के 3 सत्र होते हैं। याद रखना कितने, 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र जो फरवरी से मई के बीच पारित होता है, मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर के बीच पारित होता है, और शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर के बीच पारित होता है। फाइनली अभी बजट सत्र पारित हो गया है, फिर जब जुलाई आएगा तो मानसून सत्र पारित किया जाएगा, और फिर जब नवंबर आएगा तो शीतकालीन। ओके, वेरी गुड प्यारे, आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे के टॉपिक को। देखिए, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और इनके कुछ नाम हैं जो देख लेते हैं। प्यारे, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। लोकसभा को जनता का भी सदन कहते हैं, और राज्यसभा को चर्चित लोगों का सदन कहते हैं, या शिक्षित लोगों का। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, और ये राज्यसभा द्वितीय सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, और राज्यसभा अस्थायी सदन है। युवाओं का सदन, ये बड़ों का सदन है, ठीक है। इस प्रकार से इसके नामों का वर्णन किया गया है। ओके, आगे की ओर बात करें तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 352 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। और 352 की बात करें तो 552 और 550 जो है केंद्र और राज्यों से आता है, और 2 एंग्लो इंडियन रहते हैं। कौन? एंग्लो इंडियन, ठीक है। और ये जो 250 है, इसमें 2 कैटेगरी में बांटा गया है। 530 जो है राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से इसमें सदस्यों को चुना जाता है। जो बात करें कि संविधान संशोधन जो हुआ 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया, यानी कि ये जो 2 एंग्लो इंडियन का सीट है इसे हटा दिया गया वर्तमान समय में। तो अब टोटल 550 सीटें हैं, जो 550 में 550 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, 330 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। ओके, तो ओवरऑल यहाँ तक क्लियर है। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। देखो, तो ये सारी चीज़ें आप समझते रहो, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब राज्यसभा में सदस्यों की संख्या को देखते हैं। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। देखो, ये बातें सुनकर ऐसे मन में आता है कि काश राष्ट्रपति महोदय जी मुझे भी चुन लेते ना 12 सदस्य। कुछ भी क्राइटेरिया इसमें फुलफिल करने को नहीं रहता, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इसमें उन लोगों को चुना जाता है जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सर्वगुण संपन्न। इन सब चीज़ों में उन्हें राष्ट्रपति महोदय जी चुनते हैं, ऐसे ही नहीं चुन लेते हैं। किसी को उठाकर बैठाना नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसे शिक्षित लोगों का सदन भी कहते हैं। अब देखो, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है और इसका अनुच्छेद 80 में किया गया। मैं बता रहा था ना कि सारे आर्टिकल्स को मैं पूरे पॉलिटी में पढ़ाऊंगा और आपको याद करा दूंगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए, इसका राज्यसभा का 6 साल के लिए। देखो, ये भंग हो सकता है, भंग किया जा सकता है, राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता है इसको मैं आगे की ओर बताऊंगा, ठीक है। आगे इसकी योग्यता जो है भारत का नागरिक होना, इसका भी भारत का नागरिक, इसके लिए 25 वर्ष आयु और इसके लिए 30 वर्ष। सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो और पागल ना हो, दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। चलिए देखिए, चुनाव की बात करें तो इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि जनता द्वारा चुना गया शासक ही लोकसभा में बैठेगा और उसकी हितों की रक्षा करेगा, जनता की। बट राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब कि इस लोकसभा में मनुष्य जो जनता जो है जिस व्यक्ति को चुनकर यहाँ लोकसभा में पहुँचाती है, वहीं लोकसभा के व्यक्ति जो हैं, जो एमएलए जो होते हैं, विधायक होते हैं,
वह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, वोटिंग करते हैं, तो इसलिए होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। ठीक है, चलिए, सदस्यों का चुनाव जो होता है 5 वर्ष पे होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इसका कार्यकाल 206 सालों के लिए होता है। और ये जो है, ये चाहा जाए तो लोकसभा को कभी भी गिराया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होगा। क्योंकि मैं बता दूं कि अगर 15 सदस्य हैं तो 15 सदस्यों में से ये 1/3 सदस्यों का चुनाव होने वाला है, तो 5 तिहाई 15, 5 होगा। यानी कि हर एक 2 साल पे जो है 5 लोगों का चुनाव होगा, और ये 5 लोग अदल बदल कर आते जाते रहेंगे। तो इस प्रकार से और सदस्यों की संख्या की योग्यता बनी रहती है। इस कारण यह संपूर्ण रूप से राज्यसभा भंग नहीं होता। लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। देखिए, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात करें तो उससे पहले जब लोकसभा के सदस्यों की सदस्य जब लोकसभा में जाते हैं तो उन्हें शपथ दिलाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो शपथ दिलाता कौन है? प्रोटेम स्पीकर। जब प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं तो आपको बताते कि ये प्रोटेम स्पीकर होते कौन है, तो वह सिर्फ लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए उस पद की निर्माण की गई है जिसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। क्योंकि लोकसभा के सदस्यों में से ही उनके अध्यक्ष का चुनाव होता है और वही उस सदस्य का अध्यक्ष बनते हैं। इसी कारण पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करके और उनकी शपथ ग्रहण दिलाई जाती है। अब देखिए, इनके कार्य और अधिकारों को देख लेते हैं लोकसभा के। देखिए, लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना एवं नियंत्रण करना। अध्यक्ष का काम यह भी है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो, तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा का अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद से अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। बात करें तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष गणेश मलवांकर, वासुदेव मलवांकर, और पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी रही हैं। कौन? मीरा कुमारी रही हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने ये चीजें देखी और देख करके आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। राज्यसभा पद के लिए पद अधिकारी अनुच्छेद 89 में इसका वर्णन है। इसके लिए भी एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। भारत का राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। ठीक है, सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सभापति यानी कि राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, बात करें आगे की टॉपिक को तो आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति महोदय के बारे में। हम लोगों ने लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहीं वो मैंने डिस्कस किया और आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे भाग 5 में जो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच वर्णित है और राष्ट्रपति के लिए 52 से 61 के बीच जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति महोदय के बारे में। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाते हैं। ये बात आपको तो मालूम ही होगा कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। फाइनली इस बात को समझ रहे होंगे आप। ओके, चलिए अगर इस बात को समझ रहे हैं तो आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रपति देश का संविधान प्रधान होता है, यानी कि संविधान के रूप से देखें तो राष्ट्रपति प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री को
यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में वास्तविक प्रधान देखा जाता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक वास्तविक बात करें क्या है, वास्तविक क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। सॉरी, ओके, चलिए, तो वास्तविक प्रधान होते हैं। देखिए, अनुच्छेद 52 में वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संघ की एक कार्यपालिका होगी, जो अनुच्छेद 53 में बताया जा रहा है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, संघ की एक कार्यपालिका होगी। ओके, देखिए यहां पे कुछ चीजें हैं जो इरेज कर दूं मैं। चलिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति से रिलेटेड है, यानी कि निर्वाचन की पद्धति, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचित किया जाता है, चुनाव किया जाता है। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, तो मैं बता दूं एक सिंपल से लैंग्वेज में कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जितने भी व्यक्ति अगर खड़े हैं, उन व्यक्तियों में अपनी प्रायोरिटी अंक को देना है, अपनी पसंद की अंक देना है कि आप सबसे पहले किसे पसंद करना चाहते हैं, 2 नंबर स्थान पे किसको पसंद करना चाहते हैं, 3 नंबर स्थान पे किसको पसंद करना चाहते हैं, 4 नंबर स्थान पे किसको पसंद करना चाहते हैं। और बात करें कि इसकी काउंटिंग कैसे की जाती है, कि फाइनल वोटिंग को करके काउंट करके फाइनल रिजल्ट कैसा निकाला जाता है। तो देखिए यहां पे व्यक्तियों की फर्स्ट प्रायोरिटी देखा जाता है कि यानी कि किस व्यक्ति को अधिक लोगों ने 1 रैंक दिया है। यानी कि बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के, तो यहां पे 3 व्यक्तियों का एग्जाम्पल हमने लिया, ए बी सी। पहला व्यक्ति वोटिंग करने के लिए आया, उसने ए को पहला रैंक दिया, बी को तीसरा और सी को दूसरा। सेकेंड आया तो ए को पहला, बी को दूसरा और सी को तीसरा। उसके बाद वाला ने ए को दूसरा, बी को पहला और सी को तीसरा। ए को पहला, बी को दूसरा और सी को तीसरा। तो इस प्रकार से अगर काउंटिंग की जाएगी तो देखा जाएगा ए को जो मिला है, ए को फर्स्ट, कितने लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, तो 1 2 और ये 3 लोगों ने इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। बी को देखा जाएगा तो बी में मात्र 1 लोग दिए हैं और सी में किसी ने नहीं दिया है। इस प्रकार जीत ए की हुई। ठीक है, बात करते हैं, कुछ बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन आएगा कि सर ईवीएम से क्यों नहीं होता है, तो ईवीएम से नहीं होगा। कुछ बच्चों के मन में ये आता है कि सर अगर 2 व्यक्तियों का सेम इक्वल हो जाए तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। देखो ए को भी 2 लोगों ने प्रथम प्रायोरिटी दिया है और बी को भी 2 लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए फिर से चुनाव कराए जाएंगे? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि राष्ट्रपति पद को इतना दिन के लिए रिक्त रखा जाए। तो क्या किया जाएगा फिर, दोनों को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा? तो मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो फिर होता कैसा है, तो मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। तो जब फर्स्ट प्रायोरिटी देख लिया जाता है तो देखा जाता है सेकंड प्रायोरिटी, यानी कि लोगों को कितने ऐसे अधिक लोग हैं जो दूसरे नंबर पे रखे हैं। तो देखा जाएगा ए और बी में 2 नंबर रैंक किसने लोगों ने किसको दिया है, तो देखो 2 और ये 2 लोगों ने दिया। चलो इसके पास 2 का 2 आया और इसके पास 1 का 1 ही आया। तो इस प्रकार से ये जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। ये अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 57 में
पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता है, जो एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार राष्ट्रपति बन गए तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लड़ सकते हैं। वह हमारे भारत में राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता बताई गई है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और एक इसमें ऐड होता है निर्वाचन मंडल, यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। प्रस्तावक अनुमोदक मतलब होता है लिखित हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर लेकर आना। अनुमोदक प्रस्तावक मतलब कि हाँ, किस सहयोग में बोलने वाले लोग। तो ये टोटल 85 नहीं होनी चाहिए, इन दोनों को मिलाकर टोटल 100 होना चाहिए। यानी कि जो अनुमोदक होगा वो प्रस्तावक नहीं हो सकता, और जो प्रस्तावक होगा वो अनुमोदक नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग व्यक्ति, यानी कि 100 लोगों को लाना है। ये कठिन कार्य है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं। यहाँ पे बताया गया कि 1500 जमा राशि देनी पड़ेगी, पागल ना हो और दिवालिया ना हो। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। कब? जब संविधान का अतिक्रमण किया हो राष्ट्रपति, या किसी विदेशी लोगों के साथ मिलकर के अपने राष्ट्र पे को प्रभावित कर रहा हो। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यानी कि दोनों सदनों में से अगर किसी भी सदन से यह प्रस्ताव पारित हो रहा है कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, तो उनका पहला कर्तव्य यह बनेगा कि आप लगाने जा रहे हैं उससे 14 दिन पहले आप राष्ट्रपति महोदय को सूचित करें। और अगर आप लेकर जा रहे हैं महाभियोग लगाने, तो उस पत्रिका पे कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो, उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, उसके बाद दूसरे सदन भी उस प्रस्ताव के 2/3 सदस्य के पारित हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में देखते हैं। नियुक्ति संबंधी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की, सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत राज्य एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। विधायी शक्तियां और कानूनी शक्ति। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति को दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की अधिकार है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को राष्ट्रपति बुला सकते हैं। लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संसद के निम्नलिखित विधेयकों को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। धन विधेयक और ये सभी विधेयकों को पास करने से पहले इनके हस्ताक्षर और इनकी आवश्यकता की अनुमति की जरूरत है। सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है। पहले लोकसभा में 2 भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करते थे, जो ये हटा दिया गया। राजनीतिक शक्तियों की बात करें तो दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है,
और राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे देश से अगर कहीं अन्य देश में कोई राजदूत जा रहा है तो उसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और किसी अन्य देशों से कोई राजदूत आता है तो वो कहीं नहीं जाएगा, सबसे पहले दौड़े दौड़े राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति भवन में जाएगा और वह बताएगा कि महोदय मैं यहाँ के राजदूत हूँ और मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरा पत्र देखिए। तो उसको देख करके राष्ट्रपति महोदय उसे स्वीकृति दे देंगे, उसके बाद वह जाएगा फिर आराम करेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना अनुमोदन के उसको कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगा किसी भी देश में। नेक्स्ट है इनकी सैन्य शक्ति। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किसी भी देश से युद्ध ना तो किया जा सकता है और ना ही अंत हो सकता है। यानी कि सैन्य बल की सर्वोच्च शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में संलग्न होता है। यानी कि सैन्य बल की सबसे प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री जी होते हैं, उसके बाद CDF होते हैं, उसके बाद थल सेना, वायु सेना और जल सेना होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, वो किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकते हैं। विशेष इस शक्तियाँ क्या हैं? राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा